मित्रों, हितोपदेश के 4 भाग हैं। मित्र लाभ, सुहृदवेद, विग्रह और संधि। इनमें से मित्र लाभ में जो कथाएं संकलित की गई हैं उनके विषय में हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, जहां लघुपत्नक नामक वायस देखता है कि हिरण्यक नामक मूषिक चित्रग्रीव नामक कपोत की रक्षा करता है, उसे जाल से परिवार सहित बचा लेता है। लघुपत्नक यह देख करके बहुत अधिक प्रभावित होता है और हिरण्यक से मित्रता करना चाहता है। हिरण्यक मना करता है, कहता है भक्ष्य और भक्षक की प्रीति नहीं हो सकती, और उसे समझाने का प्रयास करता है कि आपकी और हमारी मित्रता नहीं हो सकती। किंतु अंततः लघुपत्नक हिरण्यक को मित्रता करने के लिए मना लेता है। हिरण्यक लघुपत्नक को कथा सुनाता है चित्रांग मृग और सुबुद्धि वायस जो मित्र थे उनकी कथा, कि उनके पास शुद्र बुद्धि नामक शृगाल आता है और चित्रांग को किसी भी प्रकार से खाना चाहता है, तो वह देखता है कि वह लघुपत्नक वह चित्रांग को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकता, तो उससे मित्रता कर लेता है और खेत में ले जाकर किसान के जाल में फंसवा देता है, और वहाँ पर वह असहाय होने पर अपने मित्र को याद करता है। अंततः वहाँ उसका मित्र सुबुद्धि आता है और उसकी रक्षा करता है। हमने देखा कि भक्ष्य और भक्षक की प्रीति विपत्ति का कारण होती है। ये हम पिछले भाग में देख चुके हैं। अब यहाँ पर सुबुद्धि नामक कौवा वृद्ध जरदगव की और दीर्घकर्ण मार्जार की कथा सुनाता हुआ कहता है कि जिस प्रकार से गिद्ध मार्जार के कारण मारा गया, तुम्हें उस कारण से भी मित्रता इससे क्षुद्र बुद्धि से नहीं करनी चाहिए, परंतु वह उसकी बात को अस्वीकार कर देता है। तो हमने 2 कथाएं देखी जिनका मैंने आपको यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया है, क्योंकि अज्ञात कुलशील वाले का, अज्ञात जिसके कुल का और चरित्र का ज्ञान नहीं हो, उसको हमें अपना निवास स्थान नहीं देना चाहिए। इन 2 कथाओं का चर्चा हम कर चुके हैं और इनकी अब हम शिक्षा देख चुके हैं। अब हम आगे के भाग में देखते हैं लघुपत्नक और हिरण्यक का मंथर से किस प्रकार से मिलन होता है। लघुपत्नक और हिरण्यक की मित्रता होने के पश्चात वे दोनों उसी स्थान पर रहने लगते हैं, किंतु वहाँ अन्न का अभाव होने लगता है, तो वे मंत्रणा करते हैं। लघुपत्नक कहता है कि मेरा मित्र मंथर दूसरे वन में रहता है, जहाँ पर बहुत मात्रा में अन्न हमें प्राप्त होगा, तो हमें वहाँ चलना चाहिए। हिरण्यक कहता है कि मित्र मुझे भी वहाँ ले चलो। तो दोनों मंथर के पास जाते हैं और मंथर से उनका मिलन होता है और तीनों एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। रहते रहते वहाँ पर एक दिन हिरण्यक से मंथर पूछता है कि मित्र ये बताओ कि आपके कारण क्या रहा कि आपको वन में आकर रहना लगा। आपके व्यवहार से तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अधिक धनवान और बलशाली रहे होंगे। तो हिरण्यक अपना आत्मवृत्तांत सुनाता है, जो सन्यासी मूषिक कथा के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके वक्ता हिरण्यक, श्रोता लघुपत्नक और मंथर हैं। और कथा है चूड़ाकर्ण और वीणाकर्ण सन्यासी और हिरण्यक की। चूड़ाकर्ण सन्यासी एक मंदिर की कुटिया में रहता है, प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाता है और उससे अपना पेट भरता है। शेष रहे अन्न को वह अपनी कुटिया में छींके पर टांग देता है, और वहाँ पर कुछ दिन बाद हिरण्यक आकर बिल बनाकर रहने लगता है। वहाँ से हिरण्यक उछल उछल करके उस चूड़ाकर्ण का जो संचित अन्न है उसे खा लिया करता है। तो चूड़ाकर्ण डंडा फटकार फटकार करके हिरण्यक को भगाया करता था।
एक बार चूड़ाकर्ण का मित्र वीणाकर्ण मिलने आया और दोनों बात करने लगे। बात करते करते भी चूड़ाकर्ण बीच बीच में डंडा फटकारता रहा। वीणाकर्ण ने कारण पूछा कि क्या कारण है कि ये तुम बार बार डंडा फटकारते हो। तो चूड़ाकर्ण कहता है कि एक चूहा है जो मेरे बचे हुए अनाज को खा जाता है। तो वीणाकर्ण कहता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, इसके भी पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा, तो हमें वह जानना चाहिए। क्योंकि वो कैसे होगा कारण? तो वीणाकर्ण चूड़ाकर्ण को लीलावती की कथा सुनाता है। वो कथा हम इस कथा के बाद देखेंगे, इस कथा को पूरा करने के बाद। तो वीणाकर्ण कुदाली लेकर के चूहे का पूरा बिल खोद देता है, उसका सारा संचित धन निकाल लेता है। इस प्रकार से हिरण्यक निर्बल और प्रजाहीन होकर वन में आकर रहने लगता है। ये थी सन्यासी और चूहे की कहानी। जो वीणाकर्ण कथा सुनाता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, उससे पहले हम देख लें कि जितने भी इस जग में बल के कार्य हैं या धन के कार्य हैं, वहाँ सब कुछ संभव होता है। सब कुछ सर्वत्र सर्वदा धनवान को प्राप्त होता है, बलवान को ही इस लोक में प्राप्त होता है। जो प्रभुत्व है उसके पीछे धन ही मूल होता है। तो चूहे के जो उछल उछल करके और बहुत ऊपर उछल उछल करके भोजन चुरा लेने का कार्य था, उसके पीछे उसका प्रभुत्व और उस प्रभुत्व के पीछे धन ही मूल कारण था। तो हिरण्यक चूहा जो था वह बड़ा राजा था चूहों का और उसके पास बहुत सारा धन जमा था। इस कारण से ही वह इतना अधिक ऊपर उछल करके चूड़ाकर्ण का खाना खा लिया करता था, चुरा लिया करता था। तो अब जो वीणाकर्ण ने उसको कथा सुनाई है, लीलावती की कथा, वो इस प्रकार से है कि लीलावती युवती थी, तरुणी थी, उसका विवाह वृद्ध चंदनदास से उसका पिता कर देते हैं। अब वह चंदनदास से विवाह नहीं करना चाहती थी और एक अपने ही समान वय के युवक से प्रेम करती थी। तो वह अपने पति को कोई कार्य नहीं करती थी और उस घर पर भी ध्यान नहीं देती थी और अपने पति के पीछे से अपने प्रेमी को घर बुला लिया करती थी। एक दिन अचानक चंदनदास घर आ जाता है और तो लीलावती अचानक उठ करके अपने पति से प्रेम की अभिव्यक्ति करने लगती है और अवसर पाकर उसका प्रेमी भाग जाता है। तो यहाँ पर वीणाकर्ण चूड़ाकर्ण को यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, कारण के अभाव में कार्य नहीं होता। ये इससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने यह देखा कि हितोपदेश के मित्र लाभ में लघु पत्नक सबसे पहले कबूतरों को जाल में फंस कर देख करके और उनका पीछा करता है, तो वह ये देखता है कि हिरण्यक नाम का चूहा उनकी रक्षा करता है। हिरण्यक से प्रभावित होकर के वह उससे मित्रता करता है। मित्रता करने के पश्चात जब भोजन का अभाव उनके वन में होने लगता है, तो वे दोनों लघु पत्नक के मित्र मंथर के वन में जाते हैं और वहाँ जाकर रहने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद मंथर जब पूछता है कि भाई आप वन में कैसे आए हिरण्यक से, तो वह अपना आत्म वृत्तांत बताता है और बताता है कि वह किस प्रकार से प्रभुत्वशाली था और धनवान था, पर उसका सारा धन छीन लिया गया, तो वह धनहीन हो गया और प्रभुत्वहीन हो गया। इस कारण से वह वन में आकर रहने लगा। यहाँ तक की कथा के पश्चात अगले भाग में हम देखेंगे कि मंथर एक अन्य कथा के माध्यम से यह समझाता है अति संचय
हमेशा विपत्ति का कारण होता है। अति संचय कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।